गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी देखिए हम एक टॉपिक जो हमारा चल रहा था क्षेत्रफल, अंकगणित में क्षेत्रफल वाला जो टॉपिक चल रहा था, तो क्षेत्रफल में आज दूसरी क्लास है ये। पहली क्लास में आप लोगों ने ट्राइंगल पढ़ा होगा और ट्राइंगल में भी जितने प्रश्न थे वो भी सब सीक्वेंस से बहुत अच्छे प्रश्न हमने दिए थे। वीडियो अच्छा लगा होगा, उम्मीद है मुझे। और बाकी का आज हम जो स्क्वायर यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, देखिए जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि क्षेत्रफल एक ऐसा टॉपिक है जो टॉपिक जनरली लोग इसको छोड़ने की कोशिश करते हैं, मतलब जो थोड़ा सा पढ़ाई से जी चुराते हैं या जो मैथमेटिक्स के दुश्मन हमेशा से रहे होते हैं, तो ऐसे बच्चे हमेशा से इस टॉपिक को छोड़ देते हैं या फिर कह लीजिए कि थोड़ा सा इंटरेस्ट उनको नहीं आता है, तो चीज़ें ठीक से क्लियर नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल ऑनेस्टली मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कोशिश करें तो आप इसको डेफिनेट समझ सकते हैं, ठीक है। बस आपको मेन चीज़ जो होती है, क्षेत्रफल हो या वॉल्यूम हो, आयतन हो, मतलब तो इन दोनों ही चैप्टर्स में आपको सबसे मेन चीज़ होती है कि उनके फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए, और रटे के साथ साथ उन फॉर्मूले को आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है कि ये फार्मूला बनता कैसे है, ठीक है। एक तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि ये बना कैसे है, दूसरा उसकी जो फिगर है, उस फिगर की जो जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो जो क्वालिटी हैं, जो गुण हैं उसके, वो सारी फिगर के जो गुण हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, तभी आप किसी भी सवाल में उसको अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जब प्रश्न पूछा जाएगा तो हमेशा से चेंज होकर के आता है, कुछ ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा आपसे कहेगा कि भाई ये इसकी भुजा है और वर्ग का क्षेत्रफल बता दीजिए। कह सकता है, इतना भी पूछता है, लेकिन इस तरह के प्रश्न की संभावनाएं थोड़ी सी कम रहती हैं। तो जब भी प्रश्न पूछेगा थोड़ा सा चेंज करके पूछता है, तो वो जितना भी चेंज करेगा, हमने हर क्लास में लगभग हर टाइप के प्रश्नों को हमने कवर किया है। और यहाँ पर इस चैप्टर में आप ट्राइंगल के बाद में स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस तरह से आप, ये आपका समचतुर्भुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, या आपका समलंब चतुर्भुज हो गया, ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो समष्टभुज, समषष्टभुज वगैरह जितनी भी चीज़ें आएंगी इस चैप्टर में। और यहाँ पर एक क्लास और भी रहेगी। देखिए हर एक क्लास इंपॉर्टेंट होगी, जो भी स्टार्टिंग टू एंड जितनी भी क्लासेस हैं सारी इंपॉर्टेंट होंगी, सभी क्लास बहुत अच्छी होंगी। और एक लास्ट में क्लास रहेगी जिसमें हम बहुभुज संबंधी प्रश्नों को देंगे, ठीक है। बहुभुज सबसे ज़्यादा उम्मीद तो उस क्लास की भी रहती है कि उसमें से आने की रहती है, क्योंकि बहुभुज का प्रश्न अभी पिछले कई टाइम से पूछा जा चुका है, कई बार देखा गया है कि बहुभुज का प्रश्न मिलता है। तो यूपीएसआई के लिए मुझे उम्मीद है कि ये पूरा जो चैप्टर है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न और एक से अधिक प्रश्न तो बनेंगे ही, हर हालत में बनेंगे। और उम्मीद है कि लगभग 5-6 क्लास बनेंगी, तो उन क्लासेस में से 3 या 4 क्लास ऐसी हो सकती हैं जिनमें से हर क्लास से आपको एक सवाल मिल जाए। तो स्क्वायर अपने आप में बहुत ही अच्छा चैप्टर है, तो स्क्वायर को हम आज स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे कोई भी नया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखा है वहाँ से जाकर के आप सबसे पहले उस वीडियो को भी देख लीजिए। हालांकि उस वीडियो में और इन दोनों ही क्लासेस में ऐसा नहीं है कि पिछला नहीं देखा है तो ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उसके अंतर्गत स्क्वायर स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्क्वायर आपको यहीं से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो स्क्वायर है उसकी फिगर क्या होती है, उसमें हम कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। देखिए तो वर्ग जो होता है, वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसके सभी कोण बराबर होते हैं, मतलब ये तीनों जो चारों कोण जो होते हैं या 4 जो कॉर्नर हैं, तो इनका जो एंगल है वो हमेशा इक्वल होता है, 90 डिग्री होता है। इसकी सभी भुजाएं भी बराबर होती हैं, और अगर इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं और ये चारों ही एंगल अगर इसके 90 है, राइट एंगल है, तो ऐसी कंडीशन में एक कंडीशन यहाँ पर और निकल के आ जाती है। वो क्या आती है कि इनके जो विकर्ण होंगे, इनके जो विकर्ण यानी कि जो डायगोनल होंगे वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसके विकर्ण भी यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। इतनी बात आ रही है सभी लोगों को समझ में? क्लियर है ना? समझते रहना यहाँ से मुनेंद्र, एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, लेकिन मन से समझना, हमेशा की तरह नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब हम एक यहाँ से डायगोनल हटा देते हैं, थोड़ा सा सुंदर दिखेगा, लिखने में समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए ये हो गई भुजा, हमने भुजा को यहाँ पर ए से डिनोट कर दिया है कि ये भुजा है, ठीक है। और ये हो गया इसका विकर्ण, और विकर्ण का फार्मूला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हालांकि आगे मैं समझा दूंगा आपको ये कैसे बना है। और इसके साथ साथ आप चाहें तो कंपेयर करने के लिए, जिससे आपको याद रहे, कंपेयर करने के लिए आप यहीं पर आयत का फार्मूला भी समझ लीजिए। आयत का फार्मूला यहीं पे समझ लीजिए
ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई है, और इसमें भी एक विकर्ण होता है। क्या इसके जो विकर्ण होंगे बराबर होंगे? क्या आयत के विकर्ण दोनों बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि विकर्ण बराबर होने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन थी, वो ये थी कि इसके चारों जो कॉर्नर हैं, चारों जो एंगल हैं, वो बराबर होने चाहिए। अगर ये बराबर हैं और 90 हैं तो ऐसी कंडीशन में इसके विकर्ण भी बराबर हो जाएंगे। तो इसमें दोनों में ही एक जैसी कंडीशन लग रही है। देखो यहाँ पर मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा वो सारी ही इंपॉर्टेंट होंगी, चाहे आपका लेवल कोई भी हो, आप ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं या आप पीसीएस का दे रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आयत होता है, मैं यहाँ नाम भी लिख दूँ इसका, ये वर्ग हो गया और ये आयत। तो देखिए वर्ग और आयत में दोनों की फिगर आपके सामने है, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसीलिए हमने इसको ए से डिनोट किया है। और इसका जो विकर्ण होता है वो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो इसके अलावा देखिए और इसके जो डायगोनल होंगे, ये तो बता दिया मैंने कि डायगोनल जो होंगे वो बराबर बराबर होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर ये आपको पता है तो फिर इसका क्षेत्रफल भी निकालिए। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसमें भी आप लंबाई गुणा चौड़ाई लगा सकते हो। तो जब लंबाई गुणा चौड़ाई लगाओगे तो ए गुणा ए हो जाएगा, और ए गुणा ए करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी तरह से आप सभी ने पाइथागोरस पढ़ रखी होगी और पिछली कई क्लासेस में हमने पढ़ा रखी है। तो पाइथागोरस हमने लास्ट वाला जो क्लास था उसमें भी पढ़ा रखी है। तो यहाँ से आप विकर्ण को समझ लीजिए। देखिए विकर्ण के लिए फार्मूला क्या होता है, जैसे पाइथागोरस में जो हम लगाते हैं वही कंडीशन है। यहाँ पर अगर ये 90 है मतलब ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये वाला कर्ण हो गया। कर्ण और विकर्ण यहाँ पर एक ही बात है। तो विकर्ण जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? विकर्ण बराबर, या विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से जो स्क्वायर होगा वो दूसरी साइड में जाके अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आगे समझ में। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर भी विकर्ण निकालें, अगर यहाँ पर भी विकर्ण निकालें तो कैसे होगा? अब देखिए अगली जो क्लास आएगी राइट एंगल वाली, यानी कि आयत वाली जो क्लास आएगी, उस क्लास में हम आयत की फिगर में कुछ भी नहीं समझाएंगे, सीधा प्रश्नों पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए। तो विकर्ण जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी आप क्या लगाएंगे भाई? लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर। और यहाँ से अगर आप ए को बाहर लाएंगे, देखिए ए स्क्वायर है, अगर ए को बाहर लाएंगे, ए स्क्वायर को बाहर लाएंगे तो सिर्फ ए आएगा और √2 यहाँ रह जाएगा। वही देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये बात आगे समझ में क्लियर हो गया इतना। दो चीज़ें आपको, एक चीज़ और समझनी है, केवल और केवल परिमाप। ठीक है, क्या समझना है? परिमाप। तो परिमाप जो होता है, परिमाप होता क्या है? परिमाप होता है बाहर की माप। तो चारों ओर से जो माप होती है भुजाओं की, उसको हम परिमाप कहते हैं। यहाँ पर एक भुजा ए है और चारों भुजाएं बराबर हैं, तो सभी का योग अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4a हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए बढ़िया है। इसका परिमाप अगर निकालेंगे तो ज़रा इसको भी समझ लीजिए। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये होता है कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। राइट एंगल में, इसमें रेक्टेंगल में आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, तभी तो वो आयत कहलाएगा। तो अगर हमने ये L रखी है तो हम इसको भी L मान सकते हैं, ये B है तो इसको भी B मान सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा? डबल L हो जाएगा, डबल V हो जाएगा। तो 2L प्लस 2V क्या हो जाएगा? 2L प्लस 2V। तो जनरली हम क्या करते हैं कि यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ क्या बच जाता है? L प्लस V। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है परिमाप का। ठीक है, तो यही फॉर्मूले हैं जिनका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसके अलावा कोई और फार्मूला नहीं आएगा जिसका हम यहाँ पर यूज़ करें। ठीक है, तो बस इतने ही फार्मूले रहेंगे, आप इनको नोट कर लीजिए। फिलहाल हम स्क्वायर के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं। एक बात और बताइए, एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, क्या हम इसको आयत कह सकते हैं? क्या हम इसे आयत कह सकते हैं, या क्या हम इसको वर्ग कह सकते हैं? नहीं कह सकते। आप लोगों का मतलब है कि हम इसको आयत कह सकते हैं, इसे वर्ग नहीं कह सकते। अच्छा ठीक है, सही है ना? ये कोई ऑब्जेक्शन है? नो ऑब्जेक्शन। अच्छा, देखिए होता क्या है, आयत की डेफिनेशन क्या है? आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर होने चाहिए, मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। तो आमने सामने की भुजाएं तो इसमें भी बराबर है, जितनी ये है उतनी ये है,
और जितनी ये है उतनी ही ये है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, 90 डिग्री हो गया, और डायगोनल है यानी विकर्ण जो है वो भी बराबर हो गए, तो हम इसको भी आयत कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम आयत कह सकते हैं। सवाल पूछ लिया जाता है कई बार, रीजनिंग में आ जाता है, तो वर्ग के अंतर्गत आप आयत को मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या इसको हम वर्ग कहेंगे? इसे वर्ग नहीं कह सकते, क्योंकि वर्ग की डेफिनेशन में सबसे पहली लाइन आती है कि उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहां पर चारों भुजाएं बराबर नहीं है। ठीक है, जबकि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो तो बराबर है भाई। आमने सामने के साथ साथ वो चारों ही बराबर हैं तो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम आमने सामने की बराबर हैं, उनके जो एंगल है वो 90 डिग्री है, उनके डायगोनल इक्वल है, विकर्ण उनके बराबर है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको आयत भी कह सकते हैं। ठीक है ना, चलिए इसे हटा देते हैं, और हमारा देखिए पहला सवाल आने वाला है आपके सामने। लगाओ भी, देखो कौन सा सवाल आ रहा है। संजीव सेठ, कुछ नहीं लगाना है, आ गया। देखिए पहला सवाल है, देख क्लास थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो सकती है, मतलब कई बच्चे तो ऐसे हैं जो ये भी कह रहे थे कि सर 40-42 मिनट 45 मिनट से ज़्यादा थोड़ी सी और लंबी क्लास डालना स्टार्ट करिए। तो चलिए ठीक है, करते हैं, कुछ क्लासेस बड़ी भी हो जाएंगी। अब एक वर्ग का क्षेत्रफल x है, कोई एक वर्ग है, उसका क्षेत्रफल उन्होंने दे रखा है कि वो x है, इसकी भुजा दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब देखिए ये बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, समझने वाला सवाल है कि अगर किसी भी वर्ग का जितना भी क्षेत्रफल है, सिर्फ x से मतलब नहीं है, जितना भी क्षेत्रफल है, अगर हम भुजा को दोगुना कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। आप क्या जानते हो कि वर्ग जो होता है, वर्ग की जो भुजा होती है वो क्या होती है, a होती है, और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, इसका क्षेत्रफल हो जाता है a स्क्वायर। अगर जनरली भुजा a है तब तो इसका क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है, और अगर इसकी भुजा हम 2a कर देंगे, मतलब दुगनी कर देंगे, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर हो जाएगा, और 2a का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 4a स्क्वायर। तो आप समझ गए ना कि पहले से 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पहले x था तो अब कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो ऐसा है कि जब भी वो ये कहता है किसी वर्ग में, बहुत ही सिंपल सा सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, एक वर्ग का क्षेत्रफल जितना भी दे रखा है, या फिर वो ये कहता है कि अगर किसी वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, ये भी पूछ सकता है, तो कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और बताइए इसी सवाल में, अगर वो कहता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल x है, इसकी भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, कितना, 9x स्क्वायर ही तो करेंगे, 6x कहां से ले आए। अगर भुजा को हम 3 गुना करेंगे, देखिए यहां पर a की जगह 3a करेंगे तो क्या होगा, 3a का स्क्वायर तो 9a स्क्वायर हो जाएगा ना, पहले तो a स्क्वायर ही था, तो हमेशा इसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हम उसकी जो पावर है, पावर 2 ही तो करते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अच्छा एक सवाल और यहीं पे अगर बना लिया जाए, एक सवाल ये बनाया जा सकता है, एक वर्ग का क्षेत्रफल x है, यदि इसकी भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें कितनी वृद्धि हो जाएगी, 3 गुने की वृद्धि हो जाएगी, 3 गुने की या 3x की। बात समझ रहे हैं ना, पहले x था, सब यही सवाल है, इसी सवाल की मैं बात कर रहा हूं। अगर वो ये पूछ लेता एक वर्ग का क्षेत्रफल x है, यदि इसकी भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 गुना, लेकिन उसमें वृद्धि कितनी होगी भाई, पहले x था 4x हो गया, तो वृद्धि कितनी हो गई, 3 की, तो 3x की वृद्धि हो गई या 3 गुना की वृद्धि हो गई, या आप ये कह सकते हो 300% वृद्धि हो गई। तो वृद्धि कितनी परसेंट हो जाएगी इसमें, 300%। बात आगे समझ में, यही वाला आया था, अब मुझे ऐसे याद नहीं है, यही आ गया होगा। चलिए और आगे बढ़े। अगला देखिए, एक चौकोर की भुजा 2 गुनी की जाती, ऐसा होता है ना, सवाल को अगर आप कायदे से समझ लें तो एक ही सवाल से और सवाल बनते हैं। अगर हम इस क्लास में 15 सवाल पढ़ा रहे हैं, 14 या 20 पढ़ा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि यही वाले 20 आएंगे, जो दूसरा इससे बन सकता है, जैसे मैंने अभी बता दिया, तो इस तरह से घुमा सकता है थोड़ा बहुत, ये चीज़ हो जाती है।
लेकिन हाँ पैटर्न आपका बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, लगभग वही चीज़ें आ जाती हैं जो पढ़ाया जाता है। देखिए अगला सवाल, यही शायद वो सवाल है, हाँ जो मैंने अभी बता दिया था, मुझे पता नहीं था कि आगे आएगा इसमें। एक चौकोर की भुजा को दोगुना कर दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो अभी अभी हमने इसकी बात करी थी, अगर क्षेत्रफल इसका दोगुना मतलब 4 गुना हो जाएगा, ये तो आप जानते ही है ना, जब भुजा को दोगुना करेंगे, जब भुजा को दोगुना करेंगे a से 2a करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल ये हो गया और इसका क्षेत्रफल अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 गुना, और 4 गुना हो जाएगा। तो देखिए अगर वो कहता है कि उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा तो 400%, लेकिन उसने कहा है वृद्धि कितनी हो जाएगी, बढ़ कितना जाएगा, तो 300%। ठीक है, अगर यहीं पर उसने कहा होता है एक चौकोर की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो बताइए उसमें कितनी प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो जनरली क्या होता है 100% होता है, लेकिन 3 गुना करने पे तो ये 900% हो जाएगा। तो 900% होने का मतलब है कितनी वृद्धि हो जाएगी, 800% वृद्धि हो जाएगी। मन से समझ लो यार, कुछ भी नहीं है पूरे चैप्टर में, हर एक को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। सोनू चलो और अगला देखें। देखिए अगला सवाल है, 44,100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार फुटबॉल के मैदान की बाड़ के लिए कितने मीटर बाड़ों की आवश्यकता है। सबसे पहले तो सवाल की लैंग्वेज समझ लीजिए, वो क्या कहना चाहता है। वो कह रहा है कि एक खेत है, कोई एक क्षेत्रफल है, कोई एक फुटबॉल का मैदान है, एक फुटबॉल का ये मैदान है, और ये जो मैदान है ये कैसा है, वर्गाकार है। ठीक है, समझ लीजिए क्या बोला है उसने, एक फुटबॉल का मैदान है जो कि वर्गाकार है। तो वर्गाकार फुटबॉल के मैदान पे बाड़ लगानी है। बाड़ का मतलब क्या है, बाड़ का मतलब है कि सीधा सीधा ये समझ लो कि उसकी आड़ करनी है, तार लगाना है, तार कसी करनी है। तो बाड़ हम लगाएंगे तो हमेशा कहाँ लगाएंगे, इस तरह से चारों साइड में, चारों साइड में मतलब हर भुजा पे, और हर भुजा पे लगाएंगे तो ये क्या हो गया, इसका परिमाप हो गया। भाई डिस्टेंस क्या हो गई, मान लो 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये तो आप हिसाब लगाओगे कि हमें 8 मीटर तार चाहिए, 8 मीटर तार चाहिए यहाँ पर। ठीक है ना। अब ये भी बताऊंगा कि इसी सवाल में वो क्या और पूछ सकता है, 2 सवाल इसी में से और बन सकते हैं, इसी में से 2 और सवाल। तो बात आई समझ में, वो जानना क्या चाहता है, वो कह रहा है कि इसमें बाड़ लगानी तो कितने मीटर की बाड़ चाहिए, हमें जो तार चाहिए, रस्सी चाहिए, क्या जो भी बांधना है वो कितने मीटर का चाहिए, बस ये जानना चाहता है। तो ये देखिए अगर 44,100 दे रखा है तो ये है क्या, ये तो इसका क्षेत्रफल है। अब किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। अब अगर हम यहां से ए निकालेंगे तो देखिए इससे पहले कितनी बार आपको बताया जा चुका है कि आप थोड़े से वर्ग याद कर लीजिए, और वर्ग या वर्गमूल निकालने की बहुत अच्छी सी ट्रिक मैंने बता रखी है पिछले वीडियोस में, बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं। एक तो आप लोग ना सर्च करना नहीं जानते, मेरे पास कई बार ऐसे फ़ोन आ जाते हैं, कहते हैं कि सारी वीडियो क्रम से नहीं मिल रही हैं। तो जितनी भी वीडियो, अभी ज़्यादा नहीं 250 वीडियो अब तक मैं कह सकता हूँ लगभग इतनी पड़ी होंगी। तो अगर वो वीडियोस आपको क्रम से देखनी है ना, हमने जैसे डाल रखी है, तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे तो मेरा फोटो या लोगो, अभी लोगो नहीं है, मेरा फोटो ही लगा हुआ है, तो मेरा फोटो वहां पे नजर आएगा, और जैसे ही फोटो नजर आता है आप उसको क्लिक करिए। जब क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर यहाँ पर देखिए होम लिख के आएगा, उसके बाद में होम या शायद आल लिख के आता है, उसके बाद यहाँ पे वीडियोस लिख के आएगा। ठीक है, और वीडियोस के बाद में प्लेलिस्ट आता है। तो आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वो प्लेलिस्ट आएंगी जो हमने बना रखी है। आप अगर वीडियोस पे जाते हो तो आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। अब इसमें भी कई बच्चे ऐसे हैं, या तो ये कहिए कि वो सही डायरेक्शन में मोबाइल का यूज ही नहीं करते हैं। एक यहाँ पर छोटा सा 2-3 वीडियो के बाद इस तरह का एक एरो दे रखा होता है, एक ये एरो, इसको अगर इसको क्लिक नहीं करते हैं, मुझे मतलब ये मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो मुझे बच्चों को बतानी पड़ रही है इस समय। फ़ोन करते हैं कि सर वो मिल नहीं पा रही है वीडियो, चौथी तो मिल गई, ये 5वीं पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तो इस तरह से उनको बता, ये जो एरो है ना, इसको फिर क्लिक कर दीजिए एक बार, फिर 10-12 निकल के आ जाएंगे, सभी क्रम से आएंगी जो अब तक वीडियोस डाली गई हैं आपके लिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से ये मिल जाती है, लेकिन आपको नहीं पता है तो इसको फॉलो कर सकते हैं आप। ठीक है, प्लेलिस्ट में तो जनरली वही चीज़ें मिलेंगी जो हमने बना रखा है, अगर हमने नहीं बनाया तो आपको अलग से सर्च करना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, हाँ इसकी बात कर रहे थे कि इसका आपको वर्ग और वर्गमूल आपको याद कर लेने चाहिए थे। चलिए वो आप करते रहना, अब मैं एक ही क्लास में सारी बातें करूँगा तो ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हमारा काम भी ना हो पाएगा इतना। तो अब देखिए अगर हम 441 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा,
21 आएगा, और 2 जीरो का वर्गमूल ले लेंगे तो 1 जीरो आ जाएगा। तो भुजा कितनी हो गई? 210, 210, ठीक है। तो इस तरह से भुजा कितनी हो गई? 210। अब आपको इसमें तार कितना चाहिए, बाड़ कितनी चाहिए, मतलब इसके परिमाप के बराबर। तो बाड़ की जो आपको आवश्यकता है वो इसके परिमाप के बराबर, यानी कि 4 इंटू ए, तो 4 गुणा 210 बराबर 840। ठीक है, तो बात आई यहां तक समझ में? 840 ये जानना चाहता है। अब हमने यहां पर ये बोला था कि इसी में 2 सवाल और तरीके से पूछ सकता है। वो देखिए क्या कहेगा, और आप समझ भी नहीं पाएंगे एक सवाल में। तो वो कहेगा 44,100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार फुटबॉल के मैदान की बाड़ के लिए कितने मीटर की आवश्यकता होगी यदि दोहरी बाड़ लगाई जाए। या फिर वो कहेगा दोहरी बाड़ के लिए कितने मीटर बाड़ की आवश्यकता होगी। आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो दोहरी वाला शब्द आप भूल जाएंगे और वहीं पे दोहरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि डबल लगानी है तो डबल आंसर आएगा। और बाई चांस वो दोहरी भूल गए तो वहीं पे नंबर 1 माइनस हो जाएगा। जो मिलने वाला था, जो आपको आता था, वो नहीं मिलेगा और कट भी जाएगा। दूसरा, इसी सवाल में एक और क्या बनता है, इस सवाल में बनता है 44,100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार फुटबॉल के मैदान की बाड़ के लिए कितने मीटर बाड़ लगाने के लिए कितना रुपया खर्च होगा यदि 5 रुपया प्रति मीटर की दर से इसका खर्चा हो। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, हमसे वो कहता है कि 5 रुपया 1 मीटर में खर्च आता है तार लगाने में, तो बताइए कितना रुपया खर्च हो जाएगा। तो हम ये देख लें कि सबसे पहले हमें जरूरत है कितनी। तो हमें जरूरत है 840 मीटर की, और 1 मीटर का खर्चा कितना है, 5 रुपया। तो यहीं पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 4200 रुपया। ठीक है ना, इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। एक एक सवाल को रिलेट करने का इस तरह से कंटेंट की कोशिश की जाती है कि अगर आप पढ़ने के मूड में बैठे तो आप पूरा वीडियो छोड़ ही नहीं सकते, बीच से हर चीज़ समझ में आ जाएगी। लेकिन मूड ही बना के नहीं बैठोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। चलिए अगला है 2 वर्गों के विकर्णों की लंबाई का अनुपात। 1 मिनट मैं ज़रा ये देख लूँ, कई बार क्या होता है कि अगले सवाल के लिए हम मौका ही नहीं छोड़ते। तो यहाँ पर ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे मतलब 2 सवाल में ही सारी चीज़ें आपको समझानी है, कोई बात नहीं, इसी एक सवाल में समझा देता हूँ, अगला ऐसे ही कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो सवाल बनता है इसमें 3-4 सवाल बन जाते हैं अलग अलग तरीके से। 2 वर्गों के विकर्णों की लंबाई, मैं सबसे पहले आपको भुजा से स्टार्ट करता हूँ। देखिए अगर 2 वर्ग है कोई, अभी इस सवाल की हम बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल, बात को समझ लीजिए, उसके बाद आप डायरेक्ट आंसर दे देंगे। देखिए 2 कोई भी वर्ग हैं, उनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो सपोज करिए 2-3 है। भुजाओं का अनुपात क्या है, अच्छा यहाँ भी 2-3 दे रखा है लेकिन वो विकर्णों का दिया है, कोई बात नहीं। अगर भुजाओं का अनुपात 2-3 दिया है और अगर वो हमसे जानना चाहता है कि इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल का आपको पता है कि क्षेत्रफल, ये जो वर्ग होता है ना, वर्ग और वृत्त, इन्हीं दोनों में ऐसे सवाल बनते हैं, तीसरे किसी में नहीं बनते। तो वर्ग और वृत्त में जब आप आएंगे तो आपको इस तरह के सवाल मिलेंगे और अच्छा सवाल होता है ये। आप जब किताब उठा के देखेंगे तो हमेशा आया हुआ सवाल मिलेगा आपको। तो क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, वर्ग की मतलब वर्ग करते हैं, भुजा का वर्ग हो जाता है, भुजा की स्क्वायर हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 9। क्लियर है इतना। अब यहीं पर अगर वो आपसे कह देता नहीं भाई विकर्ण का बताओ, या विकर्ण का नहीं परिमाप का बताओ, ठीक है, अगर भुजा दे रखी है, क्षेत्रफल पूछा है, स्क्वायर कर देंगे। विकर्ण पूछे या परिमाप पूछे तो क्या करेंगे, विकर्ण पूछेगा तो √2 से गुणा करेंगे, है ना भाई साहब। विकर्ण पूछेगा तो 2 3, परिमाप पूछेगा तो 2 3, ये तीनों ही कंडीशन में सेम रहेगा। अच्छा एक बात मुझे बता दो, ये है भुजा, भुजा के साथ √3 करने से, या √2 आएगा ना, √2 करने से, 3 के साथ भी √2 करने से क्या फायदा हो जाएगा, अनुपात में है, दोनों ही चीजें कट जानी है। आप यहाँ परिमाप में 4 गुणा भुजा करेंगे, 4 गुणा भुजा करेंगे, यहाँ पर भी 4 गुणा भुजा करेंगे, भाई 4 से 4 तो कट ही जाना है। तो आप सीधे सीधे याद क्यों नहीं रख लेते कि भुजा, विकर्ण और परिमाप, इन तीनों के जो अनुपात हैं वो सेम रहेंगे, बदल ही नहीं सकते, किसी कीमत पे नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ये ए है, दोनों में ए हो गया, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा, A1 √2, A2 √2, तो √2 कट जाएगा, बचेगा क्या, A1 A2। यहां पर हो जाएगा 4A1 4A2, भाई यही तो, ए ही तो अलग है, ये A1 मान लो, इसे A2 मान लो। तो ये हो गया आपका 4A1, ये 4A2, क्योंकि परिमाप है, परिमाप के लिए 4 से गुणा करना पड़ता है।
तो वो 4 से 4 फिर कट जाएगा, तो बचेगा क्या। अब ये सवाल इस तरह का हो गया। यहां पर देखिए जैसे इसने विकर्ण कहा तो आप विकर्ण को क्या मान लो, आप भुजा समझ लो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो, क्योंकि आपको पता चल गया विकर्ण और भुजा एक ही बात होती है। चाहे वो यहां पर परिमाप ही क्यों ना लिख दे, वो यहां पर विकर्ण क्यों ना लिख दे, वो भुजा क्यों ना लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है इतना। फिर उसने क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आंसर हमारा 4 और 3। ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए उसने क्षेत्रफल दे रखा होता तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्षेत्रफल दिया होता 4 और 9 है तो बताइए इसकी भुजाओं का अनुपात क्या है। तो जब क्षेत्रफल दे रखा है तो हम क्या करेंगे, उसका वर्गमूल ले लेंगे, क्षेत्रफल का वर्गमूल ले लेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल कैसे मिलता है, किसी भुजा का वर्ग करने पर क्षेत्रफल मिल रहा है। तो भुजा अगर निकालनी है, विकर्ण निकालना है, परिमाप निकालना है, तो क्या करेंगे, उसका वर्गमूल ले लेंगे। तो अगर ये दिया है तो ये निकल आएगा। अब अगर मान लीजिए किसी सवाल में दिया होता 2-3 के अनुपात में ये क्षेत्रफल है। अच्छा, पिछला एक वीडियो था, उस एक सवाल में कोई शायद 27 नंबर था या 14, पता ध्यान नहीं आ रहा मुझे, कोई एक ऐसा नंबर था, उस एक संख्या पद्धति की बात है शायद, या लासा मासा की तीसरी क्लास। उसमें एक क्वेश्चन था जिसको बच्चे बोल रहे थे, उसमें कमेंट डाला था, कई लड़कों ने डाला था, अलग से किसी और वीडियो में उस वाले क्वेश्चन के बारे में भी डाल दिया था। तो वो जो उसमें लिखा हुआ था कि बहुत बड़ा मेथड है, वो बड़ा मेथड नहीं था। दरअसल उसमें मैंने 3 सवाल आपको समझा दिए थे। जरा ध्यान करिए, जो सवाल था 100 से 200 के बीच 6 और 9 से कटने वाली संख्याएं, तो उसमें 3 सवाल बताए थे। एक और ये बात मैंने सवाल की स्टार्टिंग में बोली थी कि ये सवाल थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, और इसी सवाल में आपको 2 अलग तरीके से भी समझाऊंगा, ये मैंने आपको वहां बोला था। तो एक बार आप दोबारा जब देखेंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, आपको लगेगा कि उसमें वास्तव में कई चीजें बता रखी हैं। और सवाल अब सोचिए जरा, वो 100 से 200 के बीच ना दे करके केवल कहता 200 तक, तो भी मैंने आपको समझाया हुआ है। तो केवल 200 तक कहने वाला ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, और वो उससे और छोटा हो जाता है। ठीक है, तो एक बार देखिए, उसमें ऐसा नहीं है कि वो एक ही सवाल था। तो मुझे लगता है कई बार तो कुछ बच्चे, ऐसा तो नहीं है कहीं मैं बहुत सारी चीज़ें एक सवाल के बारे में समझाता हूँ तो रिलेट कर जाते हैं उसी में। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तब तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये चीज़ें आ गई समझ में। अगर क्षेत्रफल, अब इसे भूल जाओ यार थोड़ी देर के लिए, आंसर तो आ ही गया। अगर क्षेत्रफल 2-3 दिया है और कह रहा है इसकी भुजाओं का अनुपात बताओ, तो इसका वर्गमूल क्या आएगा, √2, इसका वर्गमूल √3, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत रही होगी इसमें। किसी वर्ग का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात बताइए। ये सवाल उससे अलग है। उस सवाल में हमने सारी चीजें आपको समझा दी, एक ही सवाल रखा था, उसी में सारी चीजें आपको बता दी। यहां पर जो सवाल दिया है ना, इस पे आप जितनी बार चाहे उतनी बार आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लें, जितनी बार चाहें, क्योंकि ये सेम सवाल इतनी बार आ चुका है, मैं बता नहीं सकता आपको। आप खुद जब किताबें उठा के देखेंगे तो ऐसी कोई तो मैथमेटिक्स की किताब नहीं बनी होगी जिसमें ये सवाल नहीं होगा, और उस पर जरूर छपा होगा कि एसएससी में आया, रेलवे में आया, यहाँ आया, वहाँ आया। ठीक है, कई बार आ चुका है, ये यूपीएसआई में भी आ चुका है लास्ट ईयर। अगर आप इसका सेट उठा के देखें तो एसआई में भी मिल जाएगा। और अगर ध्यान रहे आपको कि एक वर्ग का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो आंसर भी इसमें कभी बदलने वाला है नहीं। ठीक है, हालांकि मैं आपको सवाल समझा देता हूँ, वो जानना क्या चाहता है। ठीक है, देखिए एक हो गया वर्ग, ये है इसका विकर्ण, ये है भुजा, और ये है इसका विकर्ण। देखिए वो दरअसल कह क्या रहा है सवाल में, वो ये कहना चाहता है कि एक तो, मतलब मैं बिल्कुल साधारण सी भाषा में समझा दूं आपको, एक लाइन भी नहीं, आधी लाइन का सवाल है। किसी वर्ग का क्षेत्रफल, यही तो कहेंगे आप, किसी वर्ग का क्षेत्रफल तथा उसी वर्ग के विकर्ण पर बना क्षेत्रफल। एक वर्ग का क्षेत्रफल और उसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि एक तो क्षेत्रफल ऐसा, एक वर्ग ऐसा जिसमें भुजा भुजा हो, और एक वर्ग ऐसा जिसमें उसकी भुजा क्या मानी गई हो, उसके विकर्ण के बराबर, यानी कि एक ये वाला। समझ रहे हैं ना। एक तो वर्ग का क्षेत्रफल और एक उसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग। विकर्ण पर बने वर्ग का मतलब क्या है कि उसके विकर्ण के बराबर भुजा हो। उन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो ये हो गया a² अनुपात
ये हो गया आपका 2a², √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, a² तो रहेगा ही, a² से a² गया, 1:2 आंसर हो गया। हमेशा के लिए आप आंसर याद रख सकते हो इसका, 1:2 ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? उसने क्या बोला, किसी वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि जो वर्ग होता है जनरली a² उसका, और उसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। तो उसी वर्ग के विकर्ण, अब जब वर्ग की भुजा आपने a² मानी है तो उसका विकर्ण क्या होगा, a√2 होगा। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों का अनुपात बता दो। हाँ, ये भुजा हो गई। एक तो ये वाला वर्ग हो गया जिसमें ये भुजा a दे रखी है, ठीक है, और एक ऐसा वर्ग जो विकर्ण पर बना वर्ग, यानी विकर्ण के बराबर भुजा वाला एक वर्ग, उन दोनों का क्षेत्रफल जानना चाहता है, अनुपात जानना चाहता है, 1:2 हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है। किसी वर्ग का विकर्ण, अब देखिए किसी वर्ग का विकर्ण अगर हम देखें तो होता क्या है, a√2 होता है। वो कह रहा है नहीं भाई 4√2 है, चलो ठीक है, √2 से √2 गया तो बचा क्या, a = 4। आगे भी कुछ कह रहा है, सवाल भी नहीं पढ़ा ढंग से। किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, तो अगर किसी वर्ग का विकर्ण इतना है तो विकर्ण होता है a√2। अगर वो 4√2 के बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं, √2 से √2 काट करके a = 4, यानी जिस वर्ग की ये बात कर रहा है उसकी भुजा कितनी है, 4 है। आगे कुछ और कह रहा है, एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वाले के क्षेत्रफल का दुगना है, क्या होगा। अच्छा ठीक है, देखिए वो कह रहा है कि एक वर्ग का जो विकर्ण है, यानी एक वर्ग की भुजा ये निकल आई, और इसका अगर हम क्षेत्रफल भी निकाल दें तो कितना निकल आएगा, 16 निकल आएगा, 16 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो कह रहा है एक अन्य वर्ग है, एक दूसरा वर्ग है जिसका क्षेत्रफल पहले वाले के क्षेत्रफल का दुगना है, यानी कितना है, 32 है। उसका क्षेत्रफल कितना है, 32। तो यहां तक की बात ये हो गई, ये बड़ा है तो बड़ा वाला a² लिख लो, बराबर कितना है, 32। बात समझ में आई। सबसे पहले किसी वर्ग का एक विकर्ण दे रखा था जहां से हमने भुजा निकाली, क्षेत्रफल निकाला। फिर कह रहा है एक वर्ग तो ये वाला था और एक अन्य वर्ग है, और उस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल का कैसा है, दुगना है। तो इस वाले का दुगना है ये, अगर ये 16 है तो ये 32 है, यानी ये छोटा a² = 16, तो ये बड़ा a² = 32। तो यहां से अगर हम a निकालें तो a क्या निकल के आ जाएगा, यहां से √32 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 16 × 2। हाँ कोई बात नहीं, एक एक स्टेप करके समझ लो। तो इसको हम लिख सकते हैं 4√2। ठीक है, 4√2, ये क्या निकल के आया, ये बड़े वाले की भुजा आ गई। 4√2 क्या हो गया, बड़े वाले वर्ग की भुजा आ गई। वो जानना चाहता है अन्य वर्ग का विकर्ण क्या होगा, यानी अन्य वाला जो वर्ग है दूसरा वाला, उसका विकर्ण बता दीजिए क्या होगा। तो विकर्ण क्या होता है, a√2। विकर्ण क्या हो जाएगा उसका, a√2 हो जाएगा। तो a की जगह 4√2 लगा दो, तो 4√2 और एक बार फिर √2, तो एक बार हो गया 4 और √2 का गुणा कितना हो जाएगा, 2। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। बहुत ही लाजवाब सवाल था, बढ़िया एकदम। बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक तो बहुत ही सिंपल था, 16। उसके बाद क्या बोला उसने कि एक अन्य वर्ग है उसका विकर्ण ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल इस वाले का दुगना हो। तो इसका दुगना 32, और अगर वो क्षेत्रफल है तो उसकी भुजा कितनी निकल के आई, वो हमने यहाँ 4√2 निकाली। और जब भुजा निकल आएगी तो भुजा √2 के बराबर विकर्ण होता है, तो इसकी भुजा √2, यानी कि ये हो गया विकर्ण, 8 सेंटीमीटर यहाँ से निकल आया। ठीक है, कोई किसी को तकलीफ तो नहीं है। चलिए अच्छी बात है, तकलीफ नहीं है तो तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ, अगला सवाल, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है। ये लो भैया क्या कह रहा है ये, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a। ये देखिए जितने में ये इस तरह के पद दे रखे होते हैं ना, ये सब एसएससी और रेलवे टाइप का सवाल है। ये एसएससी, रेलवे और यूपीएसआई में तो मैं कुछ ये कह नहीं सकता कि ये वाला नहीं आएगा। ठीक है, वहाँ तो कुछ भी आ सकता है।
कुछ नहीं कहा जा सकता। जो ऑनलाइन एग्जाम है ना, इनमें कुछ नहीं कह सकते आप। लेकिन हाँ, इतना पक्का है कि रेलवे और एसएससी टाइप का ही आएगा, क्योंकि इनके जो पेपर सेटर होते हैं, पेपर सेटर तो सेम होते हैं, कंपनियां सेम होती हैं जो ऑनलाइन एग्जाम करा रही। तो ऑनलाइन एग्जाम, और यही एक वजह थी जो 2011 वाला जो एग्जाम था, 2014-15 में जो मेन एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम से यूपीएसआई का जो लेवल था एकदम अलग हो गया था 2017-18 में जब एग्जाम हुआ था, एकदम डिफरेंट। 2017 में जब एग्जाम हुआ था तो एकदम डिफरेंट लेवल आ गया था। वो लेवल क्यों आया था? पहले हुआ था ऑफलाइन, बाद में हुआ ऑनलाइन। तो ऑनलाइन वाले में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है, ज़रूर हो जाएगा। और उसमें जो झलक थी वो किसकी थी? ऑनलाइन वाले जो एग्ज़ाम होते रहते हैं, सीजीएल वाला, बैंकिंग वाला, तो इस तरह के एग्ज़ाम की झलक उसमें एकदम देखने को मिल गई थी। मशीन इनपुट वगैरह ये सब पहले नहीं था, पहले ये मशीन इनपुट नहीं था। एक परचायक का सवाल आया था, अगर रीजनिंग की मैं पहले बात करूं, सबसे पहला जो हुआ था 2011 में, तो उसमें केबल आपको मैं बता दूं 40 प्रश्न थे, 8 टॉपिक से 40 प्रश्न आए थे, सिर्फ 8 टॉपिक से, 8 चैप्टर से। 5 वेन डायग्राम थे, 5 परचायक वाले सवाल थे, 5 आपके क्लासिफिकेशन के थे। तो इस तरह से 5-5 थे, ब्लड रिलेशन के 5 थे। एक ग्रुप में 5 सवाल, एक ग्रुप में 5 सवाल, 8 ग्रुप से पूरे 40 सवाल बन गए थे, 8×5 = 40। ठीक है, तो इस तरह। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है, इस बार अलग हो गया। तो यहाँ पर तो ना बैंक में, मतलब जो भी ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, उन ऑनलाइन एग्जाम वाले पैटर्न पे ही पेपर बनेगा, ये डेफिनेट है, हर हालत में वैसे ही बनेगा। चलिए, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है। ठीक है, एक विकर्ण है, वो कितना है? a। अच्छा, एक काम करते हैं, विकर्ण कह रहा है ना, अगर हम उसको a√2 लिखें बराबर a लिखें तो मज़ा नहीं आएगा। ऐसा करते हैं, इसको ना भुजा √2 लिख लेते हैं, क्योंकि उसने उसे भी, जिसको हम अब तक भुजा मानते थे, उसने उसे विकर्ण कह रखा है। तो क्या करें, विकर्ण की लंबाई भुजा √2 होती है ना, हमने यहाँ पर a लिख लिया। ये जो a है ये भुजा नहीं है, ये a क्या है? ये विकर्ण है। तो यहाँ पर भुजा √2 बराबर a हो गया। तो ये कह रहा है इसका वर्ग क्या होगा। अब वर्ग क्या होता है? मतलब वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा भैया? क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर, यही तो होगा क्षेत्रफल। अब तक क्या कर रहे थे हम? जो भुजा होती थी उसका स्क्वायर करते थे, तभी तो क्षेत्रफल आता था। तो क्या करेंगे, यहाँ से भुजा निकाल लो। और देखिए कितना आसान सवाल था ये, a/√2, ये हो गई भुजा। और इसी भुजा का अगर स्क्वायर कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो a²/2, a²/2 आपका आंसर सी वाला हो जाएगा। ठीक है ना। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a दे रखी थी, विकर्ण होता है भुजा √2 बराबर a, तो भुजा बराबर a आ गया। अब भुजा का स्क्वायर करने पे इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। a का स्क्वायर a² हो गया, √2 का स्क्वायर जब करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, एक वर्गाकार फर्श की प्रत्येक भुजा 6 मीटर है। एक वर्गाकार फर्श है, उसकी प्रत्येक भुजा जो है वो कितनी है? 6 मीटर है। 6 मीटर, या आप कह सकते हो 600 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर इसलिए बोल दिया क्योंकि आगे वो सेंटीमीटर में ही चेंज करा रहा है। ठीक है, तो आप देखिए, एक वर्गाकार, बहुत अच्छा सवाल है। इस टाइप का एक सवाल हम पहले बता चुके हैं, लेकिन उस वाले सवाल का तो ये 5% भी नहीं है। एक सवाल बताया था हमने लासा मासा का, शायद आखिरी सवाल था, जिसमें आखिरी क्लास में सवाल था, जिसमें एक कमरे में एक फर्श में आयताकार फर्श था, जिसमें हमें वर्गाकार चौके या वर्गाकार टाइल्स हमें बिछानी थी। ठीक है, तो वहाँ पर हमने एक सवाल को किया था, उसी टाइप का है, लेकिन उसका ये 10% भी नहीं है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। एक वर्गाकार फर्श की प्रत्येक भुजा 6 मीटर है और इसमें 60 सेंटीमीटर के, मतलब जो हमने वहाँ मासा निकाला था 28, ध्यान आ रहा है नहीं किसी को? मासा जो निकाला था वो मासा यहाँ पे पहले से निकला हुआ है 60 सेंटीमीटर। जो अंदर वाला जो वर्गाकार आपको टाइल्स लगानी है वो कैसा है? उसकी जो भुजा है वो 60 है, वो हमें पहले ही उसने दे दिया। सारा कुछ तो गिवन है यहाँ पर। तो कह रहा है बताइए कि कितने वर्ग बनेंगे। तो संख्या हमें बतानी है ना, कितने वर्ग लगाए जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ऊपर क्या करेंगे, 600 गुणा 600, 600 गुणा 600। होश में जवाब दो। किसी ने 10 बोला था, अभी किसने बोला? देखिए
ये देखिए भुजा है ना, 6 मीटर भी भुजा है तो 6 का हो गया 600 सेंटीमीटर। तो भुजा का स्क्वायर ही तो भुजा का वर्ग गुणा करेंगे, भुजा गुणा भुजा, तभी तो क्षेत्रफल आएगा। और बटे में क्या होगा, एक टाइल का क्षेत्रफल, पहले पूरे वर्ग का पूरे फर्श का क्षेत्रफल और बटे में एक टाइल का क्षेत्रफल। भाई एक टाइल का क्षेत्रफल करेंगे तब भी क्या करना पड़ेगा, 60 गुणा 60 करना पड़ेगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो हटा लो, पहले एक 6 से 6 हटा लो और एक 6 से इधर काट डालो तो 100 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल समझ में आ गया होगा। मैं ये मानता हूं कि आप रेगुलर देखने वाले हो, रेगुलर आप क्लास ले रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आप सबको समझ में आ ही रहा होगा। क्या हुआ सुमित? हाँ नहीं, मैंने बता दिया था 6 का 600 हो जाएगा, बता दिया। चलिए, उन वर्गाकार बनेगा मार्बलों की संख्या की कम से कम संख्या क्या, मार्बलों की कम से कम संख्या क्या होगी? अरे बनेगा तो ये बिना वजह दे रखा है मुझे लगता है। उन वर्गाकार मार्बलों की कम से कम संख्या क्या होगी जो 20 बाई 16 वर्ग मीटर वाले आयताकार फर्श को पूरी तरह ढक सके। तो ये सवाल वही वाला एक फिर से आ गया यहाँ पर। ठीक है, वही सवाल आ गया। ये कौन सा आ गया, एक आयताकार है, मतलब 20 बाई 16 का है। इसमें हमें क्या करना है, वर्गाकार टाइल्स डालनी है। और जो वर्गाकार टाइल्स हम डालने वाले हैं उसमें क्या होगा कि हमें इसका मासा लेना पड़ेगा, तभी तो इसकी भुजा निकल के आएगी। संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कमरे का क्षेत्रफल बटे में आ जाएगा एक टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको पिछले वैसे बता रखा है लेकिन फिर से समझ लीजिए, कुछ लोग हो सकता है नए यहाँ पर देख रहे होंगे। तो 20 बाई 16 का एक फर्श है और 20 बाई 16 का फर्श है और यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें आयताकार फर्श है और इसको वर्गाकार छोटे छोटे वर्गाकार मार्बल जो है उनसे इसको हमें ढकना है, या मतलब टाइलीकरण जो होता है ना उसी की बात हो रही है। तो अगर हम मार्बल बिछाना चाहते हैं और वो वर्गाकार मार्बल होनी चाहिए तो कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। अगर ये कम से कम जानना चाहता है इसका मतलब बड़ी बड़ी टाइल्स डालो, और बड़ी बड़ी लेकिन कितनी बड़ी डालेंगे, तो मैंने आपको वहाँ भी समझाया था कि अगर ये 100 मीटर लंबा एक आपके पास रस्सी है और 100 मीटर को अगर आपसे कहा जाएगा बेटा इसके 2-2 मीटर के टुकड़े कर दो, 2-2 मीटर के टुकड़े कर दो, तो कर दोगे, 50 टुकड़े हो जाएंगे, तुरंत ही कर दोगे। अगर कहा जाएगा भाई 5-5 मीटर के टुकड़े कर दो इसके, तो भी कर दोगे, 20 टुकड़े हो जाएंगे सर। अगर इसमें कहा जाएगा आपसे कि एक काम करो भाई इसके 50-50 मीटर के टुकड़े करो, तो 2 टुकड़े हो जाएंगे, एक बार काटेंगे 2 टुकड़े हो जाएंगे। और कहीं आपसे गलती से ये कह दिया कि इसके 15-15 मीटर के टुकड़े करो, तो 15 छक्का 90, अब ना होने के ये, अब नहीं हो पाएंगे ना, अब टुकड़े नहीं हो पाएंगे ये, क्योंकि 15 छक्का 90, आगे जो 10 बचेगा उसका क्या करेंगे, तो पूरे टुकड़े यहाँ पर नहीं हो पाएंगे। तो अब हमें ज़रूरत किसकी होती है कि पूरे टुकड़े भी हो जाएं, मतलब इसकी जो भुजा है वो ऐसी होनी चाहिए जो 20 को काट सके पूरा, और वो भुजा जब ये वर्गाकार है तो वो भुजा 16 को भी काट सके। अब जब एक संख्या इन दोनों संख्याओं को काटेगी तो वो क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 20 व 16 का मासा निकालना है। और मासा होता क्या है, मासा एक बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या होती है जो इन दोनों संख्याओं को काट सके। अब इन दोनों संख्याओं को तो 2 भी काटेगा, लेकिन 2 से बड़ा कोई और है, 2 से बड़ा है 4 भी काटेगा इनको। अच्छा 20 को तो 10 भी काटेगा, लेकिन वो 10 16 को तो नहीं काटेगा। बात समझ रहे हैं? तो सबसे बड़ी वो संख्या हमने 4 निकाल ली जो संख्या इनको काटेगी। निकालने का तरीका आपको आता ही है, लासा मासा पूरा चैप्टर आप पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर कमरे का क्षेत्रफल तो हो गया 20 गुणा 16 वर्ग मीटर में, ठीक है। अब टाइल का क्षेत्रफल कितना आ गया, 4, तो 4 गुणा 4। देखिए टाइल की जो भुजा निकल के आई, यही जो मासा है यही है टाइल की भुजा, ठीक है। आप इसी को कह सकते हो, क्या कहोगे इसे, चाहे इसे मासा कह लो या टाइल की भुजा कह लो, बात एक ही है। क्या समझे, चाहे इसे मासा कह लो या ये टाइल की भुजा कह लो, बात तो एक ही है। तो टाइल की अगर ये भुजा है, तो हम क्या करेंगे, भुजा गुणा भुजा करेंगे तभी तो क्षेत्रफल आएगा। तो हमने क्या किया, कमरे के क्षेत्रफल को एक टाइल के क्षेत्रफल में डिवाइड किया, तो हमें पता चला 4 चौक 16 तो कट जाएगा, 20 आंसर आ जाएगा। मतलब
20 टाइल्स आपको चाहिए वहाँ पर डालने के लिए, क्योंकि टोटल 16 दूनी 32 यानी 320 वर्ग मीटर यहाँ पर हो रहा है। 320 वर्ग मीटर को अगर आप ढकेंगे तो आपको कितना चाहिए, 320 वर्ग मीटर ही चाहिए। और ये कितना है 16, तो 16 दूनी 32, ये भी 320 हो गया, बराबर ही चाहिए ना। तो क्या करेंगे, बड़े वाले को यानी कि आयताकार जो आपका कमरा है या जो भी जगह है, तो आयताकार फर्श है, उस फर्श को छोटे छोटे कितनी टाइल्स लगेंगी, तो एक टाइल से हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे एक टाइल के क्षेत्रफल से। यहाँ से आपका आंसर ये निकल आएगा। चलिए और आगे बढ़ जाए। कोई किसी को दिक्कत तो नहीं, यहाँ जो बैठे हैं कम से कम उन्हें तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उन लोगों को भी नहीं होगी, वो तो लगातार पढ़ रहे हैं पिछली क्लास से। तो ये सवाल मैं बता चुका हूँ, बहुत अच्छे से समझाया था मैंने, वहाँ पर पूरा सवाल हो चुका है। अब देखिए, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 225 256 है, तो उनके परिमापों का अनुपात, ये कौन सी नई बात हो गई। हमने तो आपको पहले ही बताया, क्या बताया था पहले इसके बारे में, कि अगर वो क्षेत्रफलों का अनुपात दे रहा है तो भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए वर्गमूल ले लेंगे। चलो भुजाओं का अनुपात लेने के लिए तो वर्गमूल ले लेंगे, 225 का 15 हो जाएगा, 256 का 16। लेकिन उसने पूछा क्या है, परिमाप, तो भी तो यही रहेगा। परिमाप पूछे, विकर्ण पूछे, हमेशा क्या रहेगा, यही रहेगा, ठीक है। ये वाली बात हम पहले बता चुके हैं, दूसरा ही सवाल था हमारा, उसमें हमने आपको समझा दिया था, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं फिर। एक आयत की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 130 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत कहां से आ गया इसमें, ये वर्ग चल रहा था ना, चलिए कोई बात नहीं, आ गया तो कर लो। एक आयत की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 130 है। अब देखिए, अगर किसी का क्षेत्रफल, ये आयत है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 130। तो इसमें से कह रहा है चौड़ाई तो है 10, तो चौड़ाई 10 है, तो आप क्या करोगे, 0 से 0 काट लो, तो L बराबर यानी लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 13। तो लंबाई 13 हो गई, चौड़ाई 10 हो गई। अब ये क्या कह रहा है, आयत की सिर्फ लंबाई को 7 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है। चलो भाई, सिर्फ लंबाई को बढ़ा लो, ये 10 है तो 10 ही रहने दो, ये 13 है तो 13 से ये कितनी हो गई, 7 बढ़ाने पे 20 हो गई। तो एक आयत ये ऐसा लंबा सा बन गया। अब इसकी लंबाई चौड़ाई आपके पास है, ठीक है ना, क्योंकि 13 पहले थी, 7 हमने और बढ़ा दी। उसने कहा है, ऐसी नहीं बढ़ाई है, आयत की सिर्फ लंबाई को 7 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो गई। तो कह रहा है बताइए उसका नया वाला परिमाप बताइए। नया वाला परिमाप 2L + B हो जाता है। ऐसे ओरल भी कर सकते थे, 20 ये 20 ये 20 20 40 हो गया, 10 10 20 हो गया, 40 20 60 हो गया। तो 2 गुणा L + B यानी 20 और 10 30, ये हो गया 60। ये वाला होगा, देखो यही हो जाता है, कई बार गलती हो जाती है, दोनों जगह 60 दे रखा है, लेकिन ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है। होता क्या है, जो यूनिट होते हैं, जैसे आप लंबाई चौड़ाई का जब गुणा कर रहे हो तब तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुणा होकर के स्क्वायर बन जाता है। ये कंडीशन आती है हमेशा क्षेत्रफल में, जब भी पावर का स्क्वायर होगा या वर्ग सेंटीमीटर, बात एक ही है, तो वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर जब होगा तो हमेशा क्या होगा, वो क्षेत्रफल होगा किसी न किसी चीज़ का, ठीक है। और अगर वो लंबाई, ये तो दूरी है ना यहाँ से यहाँ तक कि भाई 2 मीटर ये, 2 मीटर ये, 20 मीटर ये, 10 मीटर ये, 30 मीटर, 30 और 20 50, 50 और 10 60 मीटर या 60 सेंटीमीटर ही तो हुआ। हम स्क्वायर कैसे लगा लेंगे इसमें, ठीक है ना। तो यूनिट जो होता है, यूनिट का अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमेशा वो क्षेत्रफल के लिए होता है, और अगर 3 यूनिट का हो रहा है मल्टीप्लाई तो हमेशा वो आयतन के लिए होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई, तो उसमें घन सेंटीमीटर बन जाएगा, वो आगे की बात है। फिलहाल इस चैप्टर के लिए इतना ही रहेगा, मतलब इस चैप्टर के लिए यही रहेगा, अभी इतना ही नहीं, अभी क्लास और भी है। एक आयत की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर थी, देखिए दोबारा समझ लीजिए, एक आयत की चौड़ाई 10 थी, तो हमने क्या किया, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 130 लगा के यहाँ से लंबाई निकाल ली 13। अगर उसकी लंबाई 13 और चौड़ाई उसकी 10 है, तो कह रहा है लंबाई को 7 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, तो 13 और 7 कितना हो जाएगा, 20। तो अगर लंबाई 20 हो गई, चौड़ाई 10 हो गई, तो अब नया वाला परिमाप पूछ रहा है, तो 20 20 40 40 और ये दोनों मिलाकर के 20 हो जाएंगे, टोटल हो जाएगा 60। ये आप फॉर्मूले में लगा लो, तब इसे कर लो। और अगला सवाल देखें, देखिए ये सवाल भी बहुत अच्छा सा आ गया आपके सामने। 2 वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर, देखिए बहुत अच्छा सवाल है।
दो वर्गों के परिमाप, ये दो वर्ग में बना लेता हूँ यहाँ पर, दो वर्गों के परिमाप हैं, P बराबर हम परिमाप मान लेते हैं 24 और इसका कितना है 32। ये 24 लिखा है, ये 32 हो गया। तो ये कह रहा है इन वर्गों के क्षेत्रफलों, समझिए दो वर्गों के परिमाप 24 और 32 दे रखे हैं, फिर कह रहा है इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर एक तीसरा वर्ग बनाना है। इन दोनों के क्षेत्रफल, अब भैया क्षेत्रफल कैसे बनेगा, क्षेत्रफल कैसे बनेगा, क्षेत्रफल बनता है भुजा का स्क्वायर करने पर। और भुजा कैसे निकालें, तो अगर ये चारों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि क्या दे रखा है, वर्ग दिया है। किसी भी वर्ग का अगर परिमाप 24 है, 24 यहाँ दे रखा है, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 6 चौक 24, मतलब इसे 4 से काट लो तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी, मतलब इसे 4 बराबर भागों में बांट दो और इसे भी 4 बराबर भागों में बांट दो, तो कितना हो जाएगा 8। बात समझ पा रहे हैं। यहां पर देखिए भुजा कितनी हो गई 6। अब 6 अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 36 और इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 64। एक एक करके समझ लो। देखिए अगर उसने परिमाप दे रखा था 24, परिमाप कितना दिया था 24 दे रखा था, परिमाप दिया था 24, तो 4 भागों में जब बांटेंगे इस 24 को तो हमारी भुजा क्या आ जाएगी, इस वाले फिगर की 6 आ जाएगी। और 6 का अगर क्षेत्रफल करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। इधर हमारा परिमाप यहाँ पे क्या दे रखा था 32 दिया था, अगर उस 32 को 4 भागों में बांटेंगे तो कितनी भुजा हो जाएगी 8। और 8 का अगर हम वर्ग निकालेंगे, मतलब क्षेत्रफल निकालेंगे वर्ग का, तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब देखिए सवाल में कुछ नहीं है, बस ये है कि ध्यान नहीं दोगे तो यार कठिन तो लगेगा ही। उसने क्या बोला, दो वर्गों के परिमाप हमें दे रखे थे, हमने भुजा निकाल ली, क्षेत्रफल भी निकाल लिया। कह रहा है इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग, अब इनका जरा योग कर लो, योग इनका मिला के कितना हो गया 100 के बराबर बना वर्ग। अब देखिए अगर इन दोनों का क्षेत्रफल है तो इस वाले की भी तो भुजा का स्क्वायर ही होगा वो। इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल है इसका अकेले का, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 100। और क्षेत्रफल अगर 100 है तो इसकी भुजा कितनी हो गई 10। अगर भुजा 10 है तो भैया परिमाप कितना होगा 40, और यही हो गया हमारा आंसर। परिमाप कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, दो वर्गों का परिमाप दे रखा था, वहां से हमने भुजा निकाली, भुजा से उनका वर्ग कर लिया, मतलब स्क्वायर करके उनका क्षेत्रफल निकाला। अब उसने जो बात बोली थी कि इन वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कर लो, तो 36 और 64 कितना हो गया 100 हो गया। इनका योग कर लो और योग जो निकल के आएगा, इतना बड़ा एक वर्ग है, अगर इतने बड़े क्षेत्रफल वाला एक वर्ग है तो उसका क्षेत्रफल बराबर अगर 100 है तो उसकी भुजा कितनी आएगी 10 आएगी। और उसने परिमाप पूछा है तो परिमाप क्या हो जाता है यहाँ पर 4 गुना हो जाता है, क्योंकि चारों भुजाएं कैसी हैं बराबर हैं। ठीक है, तो ये वाली बात आ गई समझ में। 12 सवाल अब तक हो चुके हैं, अब इसे ख़त्म ही करेंगे पूरा। देखते हैं कितने हैं सवाल इसमें, शायद 14 या 15 ही सवाल होने चाहिए, आयत में थोड़े ज़्यादा हैं। देखिए अगला एक सवाल, 5 वर्गों के परिमाप, 5 वर्गों के परिमाप 24। अब देखिए यहाँ पर ना फिगर नहीं बनाते, क्योंकि 5 वर्गों के बनाए फिर हम एक छठा वाला बनाए, इन 5 वर्गों के क्षेत्रफलों के बराबर एक और बनाए। तो एक काम करते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं, एक का परिमाप 24 है, अगले वाले का परिमाप 32 है, ये है परिमाप 24 है, 32 है, 40 है, 76 है और 80, ये है परिमाप। अच्छा, यहीं पर अगर हम भुजा निकालने की कोशिश करें तो भुजा क्या निकल आएगी, इसकी भुजा 6, इसकी भुजा 8, इसकी भुजा 10, इसकी भुजा 19 हो जाएगी और इसकी, ठीक है, ये इनकी हो गई भुजाएं। अब अगर इनका हम क्षेत्रफल निकालें, अगर इनका क्षेत्रफल निकाल लें तो ये हो गया 36, ये हो गया 64, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 100 और इसका 361 और इसका आ जाएगा 400। अब उसने क्या बोला, उस वाले वर्ग का परिमाप बताओ जिसका क्षेत्रफल इन पांचों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। अब एक काम करो, इन सबका योग कर दो, सबका योग कर दो, इनके क्षेत्रफलों का सबका योग कर दो और वो बड़ा वाला a² बराबर लगा दो। ठीक है ना, क्योंकि वो जो वर्ग बनेगा
छठा वाला जो वर्ग बनेगा उसका अकेले का क्षेत्रफल बहुत बड़ा होगा, इन सब के बराबर होगा। चलिए जोड़ लेते हैं इनको, देखिए कोई नहीं, ठीक है। ये देखो दोनों मिला के कितने हो गए 500, 500 और ये दोनों 100, 600 हो गया। 600 और 361 कितने हो गए 961। अब देखिए 961, अब आपको पता होगा 961 किसका वर्ग होता है 31 का होता है। देखो ये तो ऐसे समझ लो, अगर ये याद नहीं कराना 40 तक के वर्ग कम से कम ये तो आप याद कर लो, ये बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिक्स में एंट्री मारने से पहले आपको ये बहुत आराम से याद होने चाहिए। इसके अलावा भी मैंने ट्रिक बना रखी है, बता रखी है आपको, जो आप लोगों को मिल चुकी है पिछले वीडियोस में। उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको आप फिर 100-150 के भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये ऐसा समझ लो ये सुबह शाम लेने वाली दवाई है, ये अगर आप नहीं लेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर मैथमेटिक्स में चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। जो काम हम सॉर्ट करते हैं कुछ चीज़ें रटने की वजह से करते हैं, सबको पता है, सबको पता है। 31 गुणा 31 करके देख लें, इसका भाग विधि से कर लें, इतना निकल आएगा। क्या हम भाग विधि करते रहेंगे? हाँ, अगर कहीं बड़ा आ जाता है तो अलग बात है, लेकिन कम से कम हम उतना तो रट लें जिससे आसान हो जाए, हमारी कैलकुलेशन जिससे आसान हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा रटना भी पड़ता है, समझने के बाद रटिए। मैं ये नहीं कहता, आप ये कहेंगे कि मैथमेटिक्स में सर रटने की बात कर रहे हैं, समझने के बाद रटिए। कंपटीशन में अगर टाइम आपको बचाना है, टाइम खराब नहीं करना है, तो थोड़ा सा रटना पड़ता है। समझ लीजिए, उसके बाद रट लीजिए। तो ए बराबर क्या निकल आया 31। ए बराबर 31 का मतलब जो बड़ा वाला वर्ग आया था, बड़ा वाला वर्ग आया था उसकी भुजा कितनी है 31 है। तो फिर बड़े वाले का परिमाप क्या हो जाएगा, तो 31 गुणा 4 बराबर कितना हो जाएगा 100, 3 चौका 12, 124 हो जाएगा, 124 सेंटीमीटर। अब बताओ समझ में आ गई बात? 5 अलग अलग परिमाप दे रखे थे वर्गों के, उनकी हमने भुजाएं निकाली, उनका क्षेत्रफल भी निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि वो कह रहा था इन सब का क्षेत्रफल जोड़ो, इसके बराबर एक वर्ग का क्षेत्रफल है, इतना बड़ा एक वर्ग है, तो इन सबको हमने जोड़ा 961 हुआ। तो यहाँ से भुजा 31 निकल आई, और जब भुजा निकल आई तो 4 गुना करके हमने क्या करा, उसका परिमाप भी निकाल लिया। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, बहुत आसान सवाल है। अगर थोड़ा सा बस आपको 4 से भाग करने में कोई दिक्कत ना हो, डायरेक्ट कर सकते हो, और थोड़ा सा जोड़ सको और वर्ग आते हो, तो सवाल में कुछ है ही नहीं, एक सांस में सवाल हो जाएगा, एक सांस में। अगला सवाल, 2 वर्गों के परिमाप 40 और 32 हैं, उस तीसरे वर्ग का परिमाप बताइए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर हो। देखिए योगफल नहीं है, इस बार ना अंतर दे दिया, कोई बात नहीं। देखो इसकी भुजा कितनी रह जाएगी 8, इसकी भुजा कितनी रह जाएगी 10, इसकी भुजा 10 रह जाएगी। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 64, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100। समझ रहे हैं ना? तीसरा सवाल है अब इस तरह का। तो ये हो गया। अब इन दोनों का अगर अंतर लोगे तो कितना हो जाएगा 36। अब तो छोटा ये ले लो, क्योंकि ये तो अंतर है तो छोटा ही सा ही बनेगा ये तो छोटा ये बराबर 36 कर लो, इनका दोनों का डिफरेंस। समझ रहे हैं ना? 2 वर्गों का परिमाप दे रखा था, उन फिर वो कह रहा है कि एक तीसरा वर्ग है उसका परिमाप बताना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के अंतर के, इन दोनों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। तो अब क्या किया हमने, इसकी भुजा 8 हो गई, 4 भागों में डिवाइड कर दिया, इसकी भुजा 10 हो गई, 4 भागों में डिवाइड किया, इसका क्षेत्रफल 100 हो गया, 10 का स्क्वायर कर दिया, इसका क्षेत्रफल 64 हो गया, 8 का स्क्वायर कर दिया। अब इन दोनों का अंतर, किसका अंतर 64 और 100 का, 64 और 100 का अंतर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। 36 आया तो यहाँ से a बराबर क्या निकल आएगा 6 निकल आएगा। ठीक है, a बराबर 6, भुजा हो गई 4, तो फिर 4a बराबर यानी परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। बार बार एक ही तरह की चीज़ें पूछे जा रहा है। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ तक सब क्लियर है? अच्छा लगा? चलिए, जो ऑनलाइन वाले लोग हैं वो भी कम से कम बता दें कैसा लगा। एक अच्छा चैप्टर है, लेकिन हाँ हिम्मत करनी पड़ेगी आपको। कई बार ऐसा होता है कि आप हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं, आप हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं इस चैप्टर को समझने की। तो कोशिश अगर करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। सारा बेस A to Z मैंने आपको इसमें दे दिया। हाँ, अगर इसके अलावा भी कुछ और सवाल बनते हैं, थोड़े से और टफ सवाल, जैसे अभी ऐसा नहीं कि हमारा चैप्टर खत्म हो गया। दरअसल होता क्या है, जब हम व्रत पढ़ेंगे तो व्रत के अंदर वर्ग बनाएंगे,
या उसके बाहर वर्ग बनाएंगे। तो ये चीजें जब हम व्रत पढ़ लेंगे या व्रत में ही मिसलेनियस एक और बना लेंगे, उसमें हम कुछ ऐसे सवालों को भी रखेंगे। अभी क्या है, अभी तो हम कुछ इस तरह के बनाएंगे जिनमें 4 सिक्के हैं बराबर बराबर, उनके सेंटर को जोड़ेंगे तो भी जाकर के क्या बन जाएगा, वो एक वर्ग बीच में बन जाएगा। तो ये मिसलेनियस वाले और आगे आएंगे, लेकिन अब तक जो आपने पढ़ा वो वास्तव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जब तक आपको ये वाली क्लास समझ में अच्छे से नहीं आएगी तो और आगे की क्लासेस और अच्छे से नहीं आ सकती समझ में। तो बेहतर होगा कि आप बहुत अच्छे से इस पूरी क्लास को बढ़िया तरीके से समझ लीजिए। 14 प्रश्न थे नाम के लिए, हालांकि मैंने लगभग इसमें 20 सवालों के बारे में बता दिया है आपको, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इसको खत्म कर लीजिए। अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।